सोशल एक्टिविस्ट क्या है? सोशल एक्टिविस्ट मतलब मैं जो समझता हूँ, मुझे ऐसा लगता है जो किसी के दुख को समझ पाए वो सोशल एक्टिविस्ट कहलाना चाहिए। ड्यूटी पे तैनात पुलिस वाले जितने थे, कोका कोला की फैक्ट्री में हमारा एक बात हुई, वहाँ से हमको उन्होंने रेट टू रेट कोका कोला के टेट्रा पैक हमको जूसेस दे दिए। तो तकरीबन हम 10,000 जूसेस जो हैं वो हम जितने पुलिस वाले भोपाल शहर के अंदर तैनात थे उन सबको हम रात को फ्रिज में रखते थे और दिन में गर्मी का टाइम था, रमजान का टाइम था, हम उनको दिन भर जूस देते थे। दवाइयों से लेके, रेमडेसिविर से लेके, अस्पताल में बेड से लेके जो जो हमसे अरेंजमेंट हो सकता था वो सब हम अरेंज करना शुरू कर दिए। एक रिक्वायरमेंट आई जिसमें कि करीबन 80 बाउंसर जो हमारी फिल्मी दुनिया को भोपाल में जितनी वेब सीरीजें शूट होती हैं उनके घर के हालात बहुत ख़राब थे, उनके पास कोई काम धंधा नहीं था और उनका इतना बुरा हाल था कि वो, आप बिलीव नहीं करेंगे कि वो हमारे पैर छू छू के हमसे आशीर्वाद मांग रहे थे कि भैया हमारी मदद कर दीजिए। डर की अगर बात करें तो डर मुझे सिर्फ एक ही बार लगा था। शमशान जब हम लोग पानी की बोतलें रखने गए थे, हमने 10,000 पानी की बोतलें ली थी जो हम शमशान घाट में और कब्रिस्तान पे रखने गए थे। तो जिस दिन हम शमशान घाट पहुंचे थे उस दिन मेरी आंखों के सामने मैं और मेरे साथ में गौरव थे, तो करीबन 100 से ज़्यादा तो बॉडियाँ मेरे हिसाब से चिताओं पे थी और 50-60 ज़मीन पर रखी हुई थी और एम्बुलेंसें लगातार आ रही थी। क्योंकि कोविड में एक चीज़ हमको देखने को बहुत ज़्यादा मिली थी, जो ज़रूरतमंद था सही में वो मुंह से नहीं मांग पाया था और जो ज़रूरतमंद नहीं था उसने अपने घर भर लिया था। तो आखिरी में जब बिल हमने सेटल किया तो अनबिलीवेबल अमाउंट था कि 27-28 लाख रुपए का हमने दोनों लॉकडाउन के अंदर राशन, खाना, पानी, जूस, दवाइयाँ ये सब बांट दिए। दंगार टॉक शो के नए एपिसोड में आपका स्वागत है और आज हमारे बीच में है मुनावर जी। क्या हाल चाल है सर? मैं बहुत अच्छा हूँ। मुनावर जी की अगर हम बात करें तो सोशल एक्टिविस्ट हैं आप और केजीएन सोशल फाउंडेशन आप रन कर रहे हैं। तो सर ये बताइए आप कि सोशल एक्टिविस्ट क्या है? सोशल एक्टिविस्ट मतलब मैं जो समझता हूँ, मुझे ऐसा लगता है जो किसी के दुख को समझ पाए वो सोशल एक्टिविस्ट कहलाना चाहिए। ओके, तो कैसे सोचा आपने इसके विषय में? बेसिकली मैं तो बचपन से देखता आया कि मेरे घर पे कोई भी अगर कोई मांगने वाला आता था या कोई भी आता था तो मेरी मम्मी उसको कभी खाली हाथ जाने नहीं देती थी। तो वहीं से वो चीज़ मेरे ऊपर कैरी फॉरवर्ड हुई और कोविड के पहले हम छोटा मोटा काम करते थे कि हम कोई बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ तो हम कुछ कंबल बांट दिया, खाना बांट दिया, ऐसे हम काम करते थे। ओके, तो केजीएन जो आपने फाउंडेशन ओपन करा है वो कैसे आया आपके दिमाग में? बेसिकली जब कोविड आया था फर्स्ट वेव, तो कोविड जब आया था तो पूरा दुनिया बंद हो गया था, सबको अपने अपने घरों में रहने के लिए आदेश जारी हो चुके थे। तो मेरे ही कुछ पहचान वालों के मेरे पास में फोन आए और मुझसे उन्होंने मदद की गुहार लगाई। तो मैंने कहा जब अपने ही कोई पहचान वाले अगर ऐसी कंडीशन में 6 या 7 दिन में अगर आ गए हैं, हाँ जी, तो बाकियों का क्या हो रहा होगा जो डेली मजदूरी करते थे या रोज कमाना खाना करते थे, उनके साथ क्या हो रहा होगा। तो मैंने 1 महीने पहले मेरे को बुलेट का शौक है तो मैंने बुलेट अपनी बेची थी। अच्छा। और मैंने सोचा था नए फाइनेंशियल ईयर में मैं नई बुलेट जब आएगी तब मैं उसको खरीदूंगा। पर अनफॉर्चुनेटली कोविड मार्च में ही शुरू हो गया था और मेरे पास में 1.5 लाख रुपए मेरा घर में रखा था। वहां से मैंने उस काम को शुरू किया। शुरू में मैंने अपनी कार के ऊपर राहत सामग्री वितरण का पोस्टर लगाया और मार्केट में निकल गए कि जहां हमको वेरीफाई करते हुए लोग मिल रहे हैं उनको हम राशन के किट देना शुरू हमने कर दिया। तो वहां से हमारी शुरुआत हुई और कोविड के दौरान ही हमारी पहचान भोपाल जो कलेक्टर थे अविनाश लवनिया सर, इरशाद वली सर, फैज अहमद किदवई सर, इन सब से हमारी पहचान हुई, हमारी उन तक बातें गई क्योंकि पेपरों में छप रहा था, सब जगह छप रहा था कि हम लोग ऐसा कोई काम कर रहे हैं। और शुरुआत में और मेरा एक साथी गौरव, हम दोनों ने मिलके की और धीरे धीरे करके हम पहले राशन के किट देना शुरू किए, फिर राशन के किट, फिर हम ड्यूटी पे तैनात पुलिस वाले जितने थे, कोका कोला की फैक्ट्री में हमारा एक बात हुई, वहां से हमको उन्होंने रेट टू रेट कोका कोला के टेट्रा पैक हमको जूसेस दे दिए। तो तकरीबन हम 10,000 जूसेस जो हैं वो हम जितने पुलिस वाले भोपाल शहर के अंदर तैनात थे उन सबको हम रात को फ्रिज में रखते थे और दिन में गर्मी का टाइम था, रमजान का टाइम था, हम उनको दिन भर जूस देते थे। प्लस राशन के किट हम दिन भर गाड़ियों में ले लेके घूमते थे। जहां जहां हमारे पास लोग वेरीफाई होते थे
वैसे वैसे हम उन तक सारी मदद पहुंचाते थे। जैसे आपने बोला कि कोविड के टाइम पे आपने ये चालू करा, और हम सभी को मालूम है कि वो एक ऐसा टाइम था जो लोगों को मतलब वो भुलाया नहीं जा सकता। 22 मार्च हमें आज भी याद है, 22 मार्च पे जब लॉकडाउन लगा था, प्रकृति मतलब ऐसा है कि सबको एक जगह पे बंद करके रख दिया बिल्कुल। और लोगों को मतलब कि बहुत सारी परेशानियां भी हुई, है ना। चाहे आप अनाज की बात करें, है ना, चाहे बेड्स की बात करें, आप हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं हो रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, और बहुत ही बुरा टाइम था लोगों के लिए। जो 2 साल बीते हैं लोगों के, वो बहुत ही मुश्किल, कहते हैं ना एक समय कि पैसा किसके पास है किसके पास नहीं है उससे फर्क ही नहीं पड़ा। हर व्यक्ति 4 दीवारी के अंदर पैक। बिल्कुल। उसके बावजूद आप बाहर निकल के लोगों के लिए मदद कर रही हैं, बहुत बड़ी बात होती है। तो इंस्पिरेशन क्या रही उसको, मतलब अगर अपन बात करें, ऐसे तो आता नहीं कि हाँ अचानक निकल जाते, कोई ना कोई तो एक होता है ना ट्रिगर पॉइंट। इंस्पिरेशन मतलब जैसे ही मेरे पहचान वालों का जब मेरे पास में फोन आए तो मैंने उसमें सबसे पहले ये सोचा कि देखिए अगर ऊपर वाले ने हमको इस लायक बनाया है कि हम देने वालों की लिस्ट में है, लेने वालों की लिस्ट में नहीं है, तो हमको इस काम में जितना जो बेहतर हो सकता है वो हम करें। मेरे पास में जब हमने खाने का किचन शुरू किया, मंडीदीप हमारा किचन सेटअप था, डेली हम लोग मंडीदीप के 3 या 4 राउंड लगाते थे। तो हम जब किचन सेटअप किया, हमने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाला कि अगर किसी को खाने की जरूरत हो तो वो हमको मैसेज कर सकता है या हमें फोन लगा सकता है। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, E1, E2, E3 जैसी लोकेशन जो भोपाल की सबसे प्राइम लोकेशन मानी जाती है, वहां कुछ सीनियर सिटीजन ऐसे थे जो कोविड में थे, उनको देखने वाला कोई नहीं था, इंक्लूडिंग यहाँ तक कि उनको मेडिसिन लाके भी देने वाला कोई नहीं था। तो हमने उन तक के घरों में जब पहुंचे तो कहीं ना कहीं मेरे दिल में ये ख्याल आया कि जब तक ये कोविड चलेगा तब तक हमने ये काम को जारी रखना है। हम अपना प्रोफेशनल काम नहीं करेंगे पर इस काम को जारी रखेंगे। और उस दरमियान में जब जॉब करता था तो मैंने अपने ऑफिस में ईमेल डाल दिया था कि मैं जब तक लॉकडाउन चलेगा तब तक मैं कोई भी ऑफिस का वर्क नहीं करूंगा। अगर मुझे कंपनी को सैलरी पे करना हो तो करें, नहीं करना हो तो मत करें। बहुत बड़ा कॉल। तो ये मेरा एक डिसीजन था और फिर हम धीरे धीरे वो काम को अंजाम देते गए। पहली और दूसरी वेव में मिला के हमने करीबन 60 से 65 हजार लोगों को राशन के किट पहुंचाए। डेली हमारे 500 पैकेट जूसेस के, खाने के, ये डेली हमारे बढ़ते जा रहे थे। डर की अगर बात करें तो डर मुझे सिर्फ एक ही बार लगा था, शमशान जब हम लोग पानी की बोतलें रखने गए थे, हमने 10,000 पानी की बोतलें ली थी जो हम शमशान घाट में और कब्रिस्तान पे रखने गए थे। तो जिस दिन हम शमशान घाट पहुंचे थे उस दिन मेरी आंखों के सामने मैं और मेरे साथ में गौरव थे, तो करीबन 100 से ज्यादा तो बॉडियां मेरे हिसाब से चिताओं पे थी और 50-60 जमीन पे रखी हुई थी और एम्बुलेंसें लगातार आ रही थी। उस वक्त कहीं ना कहीं एक मन में ये ख्याल आया था कि ये तो शायद ऊपर वाले ने मौतों की बारिश शुरू कर दी है, इसमें कौन बचेगा और कौन नहीं बचेगा ये किसी को नहीं पता है। बस एक वहां डर जरूर आया था, लेकिन उसके बाद मेरे दिमाग में एक ही चीज आई कि देखिए अगर ऊपर वाले ने मौत लिखी है अगर आपकी तो उसको कोई नहीं रोक सकता, वो आनी होगी तो आएगी। टचवुड ऊपर वाले का मैं तो इस चीज में शुक्र मनाता हूँ कि मैं या मेरी पूरी फैमिली में, जबकि हम दिन भर बाहर घूमते थे, हमारे में से किसी को भी कोविड नहीं हुआ, दोनों ही वेव में। हो के निकला हो ये नहीं पता है, लेकिन कोविड हम में से, मेरे बेटा मेरा जो है वो 16-17 साल का है, बेटी मेरी 12-13 साल की है। और मेरी वाइफ ने भी मुझे सीधे बोल दिया था कि हमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि पारिवारिक जब आपको सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है ऐसी चीजों में तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाता है। तो ऐसे करके हमने ये सारे काम कोविड के अंदर शुरू किए और उसको आखिरी समय तक हमने अंजाम दिया। दवाइयों से लेके, रेमडेसिविर से लेके, अस्पताल में बेड से लेके, जो जो हमसे अरेंजमेंट हो सकता था वो सब हम अरेंज करना शुरू कर दिए। जैसे अपन बात करें, आपका पेज वगैरह भी देखा मैंने, है ना, और अखबार वगैरह में भी न्यूज़ वगैरह भी आई आपकी, तो अभी भी आप कंटिन्यू काम कर रहे हैं उसके बाद से, है ना। ये सबसे बड़ी बात होती है कि एक टाइम पीरियड होता है किसी चीज़ का, लेकिन उसको कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल होता है ना। उसके लिए फाइनेंशियली आपको मजबूत होना पड़ता है, इसके अलावा आपके साथ लोगों का जुड़ना वो सबसे बड़ी बात होती है।
तो उसके बाद लोगों से भी आपको अप्रिसिएशन मिला होगा, है ना, लोग और भी जुड़ते गए होंगे। तो कितने टीम मेंबर हैं आपके और किस किस तरीके से सपोर्ट करते हैं? हमारे पास में हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें तकरीबन 150 लोग हैं। और ये 150 ही लोगों की अगर मैं बात करूं तो 150 लोगों में से 125 लोग हाँ जी हमारे साथ हमारे सोशल मीडिया पे ये जो पोस्ट जाते थे, वीडियोस जाते थे, उनको देख देख के हमारे साथ में इन्वॉल्व हुए हैं। कोविड की अगर बात करें तो कोविड में भी हमने जब फेसबुक पे भोपाल का, जैसे भोपाल सिटी इन्फॉर्मेशन करके पेज है, उस पर हम अपनी पोस्ट डालते थे कि आज हमने इतने लोगों को राशन दिया, आज हमने इतने लोगों को खाना दिया, अगर किसी को जरूरत हो तो वो हमसे संपर्क करें। वहां से हमारे साथ काफी सारे लोग जुड़े। हमने हर एरिया को अलग अलग भागों में बांट दिया था कि जिस भी एरिया से कोई हमारे पास कंफर्मेशन आएगा तो वो उसका पूरा वेरिफिकेशन करे कि वो सही में जरूरतमंद है या नहीं है। क्योंकि कोविड में एक चीज हमको देखने को बहुत ज्यादा मिली थी, जो जरूरतमंद था सही में वो मुंह से नहीं मांग पाया था, और जो जरूरतमंद नहीं था उसने अपने घर भर लिए थे। तो ये हमको काफी ज्यादा देखने को मिला था, इसलिए हम वेरीफाई करते थे। वेरिफिकेशन करने के बाद उनको पूरा 15 से 20 दिन का एक राशन का किट देते थे। उसके अलावा अगर उनको कुछ जरूरत होती थी तो वो भी हम उनको प्रोवाइड करते थे। और जब लास्ट में हमने अपना बिल सेटल कराया, मैं गौरव और एक अर्पित जैन जो चावल के व्यापारी हैं मंडीदीप में, उनने हमको राशन मतलब जिस रेट में वो खरीदते थे उसी रेट में हमको उन्होंने प्रोवाइड करा दिया। तो आखिरी में जब बिल हमने सेटल किया तो अनबिलीवेबल अमाउंट था कि 27-28 लाख रुपए का हमने दोनों लॉकडाउन के अंदर राशन, खाना, पानी, जूस, दवाइयाँ ये सब बांट दिए। और 27-28 लाख रुपए में से अगर मेरा या गौरव का कंट्रीब्यूशन देखें तो 10 से 12 लाख रुपए। बाकी के पैसे कहाँ से आए ये सिर्फ ऊपर वाला जानता है। और वो पूरा का पूरा काम हुआ। किसी की कोई हम पे ऐसा भी नहीं था कि कोई डेबिट खड़ी है कि हमने उस टाइम के पैसे किसी को नहीं दिए, सबके पूरा अमाउंट क्लियर हुए थे। पर जब आप अच्छे कामों के लिए बाहर निकलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर वाला आपके साथ होता है और वो आपके साथ लोगों का कारवां जोड़ता चलता है। राइट। और जैसे आपने बात करी जरूरतमंद, है ना, मांगने वाला, और हर मांगने वाला जैसे जरूरतमंद होता भी नहीं है, जैसे हमारे नेता, खैर इसको जाने देते हैं, पॉलिटिक्स की बात है। तो सर जैसे आपने बताया कि आपने वेरीफाई करा, है ना, क्योंकि अंदाजा नहीं लगता अपने को कौन किस मानसिकता से आ रहा है, राइट। तो उसके लिए कैसे आपकी टीम ने प्रोसीजर रखा उसको लेकर के, वो मेन होता है। क्योंकि बेसिकली जैसे मान लीजिए नए भोपाल से कोलार से हमारे पास में एक रिक्वायरमेंट आई जिसमें कि करीबन 80 बाउंसर जो हमारी फिल्मी दुनिया को भोपाल में जितनी वेब सीरीजें शूट होती हैं उनके घर के हालात बहुत खराब थे। उनके पास कोई काम धंधा नहीं था और उनका इतना बुरा हाल था कि वो, आप बिलीव नहीं करेंगे कि वो हमारे पैर छू छू के हमसे आशीर्वाद मांग रहे थे कि भैया हमारी मदद कर दीजिए। हमारे पास में फोन आया, फिर हमने कोलार में 2-3 लड़के लगाए, उनको वेरीफाई कराया। वेरीफाई ऐसे कराया कि उनके घर जाके चेक किया उन्होंने कि सही में वो परेशान है या नहीं है। हमारी टीम ने वेरीफाई किया। वेरीफाई करने के बाद में उनके आस पड़ोस से पता किया तो सबने उनके बारे में यही बोला कि हाँ उनकी हालत खराब है। फिर हमको ने उनका जो हेड था उससे हमने बात की, उससे हमने मुलाकात की उसी लॉकडाउन के अंदर। फिर उसने हमको लिस्ट बताई कि सर हमारे पास 80 बाउंसर हैं भोपाल के अंदर और वो 80 बाउंसरों का ये हाल है कि कुछ के घरों में तो खाने को एक दाना नहीं है। कुछ के घरों में 2-2 दिन से चूल्हे भी नहीं चले। तो हमने मंडीदीप वाले को फोन किया, हमने उसको बोला भाई 100 किट बनाओ, वो हमको कोलार उतारना है। हमने वो पूरे के पूरे किट बनाए। बारिश का मौसम आ गया था, बारिश में भीगते हुए हम वो सारे किट लाए, उनके पास उतारे। ओल्ड भोपाल में भी सेम हम यही प्रोसीजर करते थे कि हमारे लोग उनके घर जाके उनके आस पड़ोस से ये सारे वेरिफिकेशन करते थे, उसके बाद में हम उनकी मदद करते थे। काफी सारे मतलब कुछ तो हमको वो एग्जाम्पल देखने को मिले जिसमें कि ऐसे ऐसे घर हमको मिले हैं जो बेचारे ठेले चलाते थे या ऑटो चलाते थे और वो किसी का किराए पे चलाते थे। तो उनके मकान मालिकों को उनका इतना भी तरस नहीं आया था कि जो उनके ऑनर थे कि वो उनको कुछ दिन के लिए पैसे दे दें या कुछ दिन के लिए उनको सामान दिला दे या कुछ भी XYZ उनकी मदद कर दे। उन्होंने उनसे वो ठेला या ऑटो भी छुड़वा लिया। क्यों छुड़वा लिया? क्योंकि वो बोले कि अब हम खुद चलाएंगे इसको। क्योंकि पूरे कोविड के अंदर अगर कुछ बिक रहा था तो वो थी सब्जियां, फ्रूट और दवाइयां। करेक्ट। क्योंकि मुसीबत के टाइम पे ही सही चरित्र सामने आता है। तो हमको ऐसे ऐसे लोग देखने को मिले जिनके घरों में वाकई में पिछले
अगर उनके परिवार के सदस्यों की संख्या देखें तो 6-6, 7-7 परिवार के सदस्य थे। और उनने हमको घर ले जाके दिखा दिए, सारे डब्बे दिखा दिए कि बोले भैया देखिए पिछले 5 दिन से हमने कुछ नहीं खाया, सिर्फ और सिर्फ हम पानी पी पी के गुजारा कर रहे हैं। तो उनको हमने 1 महीने का 1.5 महीने का राशन का किट प्रोवाइड कराया, कुछ पैसे उनको हमने हाथ में दिए कि भैया ये आप अपने पास रखिए, अगर कोई ज़रूरत लगे तो आप हमारे को फ़ोन करिएगा। फिर जैसे जैसे हमारा ये कारवा बढ़ता चला गया तो हमारे को प्रेस वाले फ़ोन करते थे। कभी भास्कर से फ़ोन आता था, कभी पत्रिका से फ़ोन आता था कि उनके रिपोर्टर्स हमको फ़ोन करके बताते थे कि भैया यहाँ ऐसे ऐसे कुछ परिवार हैं जिनको हालात ख़राब है, जिनकी और जिनको मदद की ज़रूरत है। तो हम उनको फिर वेरीफाई करते थे और उन तक सामान पहुँचाते थे। तो जैसे आपने बताया कि ये काम तो चालू हुआ, उसके पहले आप जॉब कर रहे थे, राइट? तो वो कैसा एक्सपीरियंस था, वहाँ से यहाँ आना कैसा एक्सपीरियंस था? अभी आप क्या कर रहे हैं करेंटली? बेसिकली मैं एक कंपनी में 17-18 साल से जॉब करता था। 1 साल पहले मैंने उस जॉब को छोड़ के अपना खुद का काम शुरू किया, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं जॉब में रहते हुए समाज सेवा का भी काम कर रहा था। तो कहीं ना कहीं ऑनर के मन में भी ये आता था कि यार तुम पूरे टाइम समाज सेवा के काम में लगे रहते हो, उससे तो पैसे आएंगे नहीं, पैसे तो अपन, और मैं क्योंकि सेल्स का आदमी हूँ तो सेल्स करना मुझे पता है कि सेल्स अगर करनी है तो भटकना पड़ता, दिन भर बाहर घूमना है। तो इसलिए फिर मैंने 1 साल पहले अपना काम शुरू किया। मैं म्यूचुअल फंड का काम करता हूँ, पिछले 18 साल से उसी इंडस्ट्री में था। तो मैंने अपना काम शुरू कर दिया और अपने काम के साथ में शुरू करने का मेरा मकसद भी यही था कि मैं साथ साथ पैरेलली अपने समाज सेवा के काम को भी चलाता रहूं, क्योंकि वीकेंड में चाहता हूं कि वीकेंड में मैं कुछ ना कुछ एक स्पेशल काम करूं जिससे कि मुझे कुछ ब्लेसिंग्स मिले। बस उसके लिए मैं ये सब करता है। तो म्यूचुअल फंड की आपने बात करी, है ना, और हम ऐड भी देखते हैं टीवी पे कि म्यूचुअल फंड कितना जरूरी है। रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी आते रहते हैं, समझाते रहते हैं भाई कितना जरूरी है। लेकिन जब वो ऐड खत्म होता है तो एक सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क कि आप अपने रिस्क पे ही ये काम करें। बिल्कुल। कितना रिस्क है? रिस्क देखिए, हर व्यक्ति की रिस्क एपिटाइट अलग अलग होती है। आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी, मेरी रिस्क लेने की कैपेसिटी में हमेशा डिफरेंस होगा। मैं अगर 100 रुपए कमाता हूं तो मैं इस स्टॉक मार्केट का या म्यूचुअल फंड का आदमी हूं, तो मुझे पता है कि मैं ये 100 रुपए लगाऊंगा। अगर वो 100 रुपए के 80 रुपए हो गए तो वो 120 भी कभी भी हो सकते हैं। तो मैं क्योंकि उस चीज को जानता हूँ, जैसे ही कोई नया व्यक्ति जब अंदर आता है तो अगर जब बाजार में वो ECG वाला स्टॉक मार्केट का चार्ट बनता है तब उसकी हार्ट बीट भी बढ़ने लग जाती है, क्योंकि आजकल सब कुछ मोबाइल एप्लीकेशन पे, सब कुछ मोबाइल पे है। तो वो रोज डेली सुबह उठ के पेपर में देखा कल 1 लाख करोड़ का स्वाहा हो गया। अब किसके 1 लाख करोड़ डूबे ये किसी को नहीं पता है, लेकिन पेपर की हेडलाइन क्या थी कि स्टॉक मार्केट में कल 2000 पॉइंट की गिरावट हुई और उसमें 1 लाख करोड़ रुपए डूब गए। तो उससे पैनिक किसको हुआ? जो व्यक्ति पहली बार इन्वेस्टमेंट करने के लिए म्यूचुअल फंड में आया था। तो हर व्यक्ति की रिस्क एपिटाइट के हिसाब से हम उसका पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं कि आपकी रिस्क एपिटाइट अगर मान लीजिए ऐसी है कि मैं 100 रुपए में से 50 रुपए पे रिस्क ले सकता हूँ, 50 रुपए पे रिस्क नहीं ले सकता हूँ, तो म्यूचुअल फंड के अंदर वैसे भी प्रोडक्ट हैं जिसमें कि 50 रुपए आपके कम रिस्क में चले जाएंगे और 50 रुपए हाई रिस्क में चले जाएंगे। ये दोनों ऑप्शन हमारे पास में हमेशा अवेलेबल है। और कोविड के कारण एक हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ा चेंज आया, क्योंकि सब लोग घरों में बैठे थे। म्यूचुअल फंड में हमारी एक SIP होती है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो वो किसी के पास अगर 1000 रुपये महीना अगर बचत करने की हो तो वो 1000 रुपये महीना भी बचा सकता है, और किसी के पास 1 लाख रुपए हो तो वो 1 लाख रुपए भी जमा कर सकता है, रिकरिंग डिपॉजिट टाइप। उसका जो साइज था वो था 7000 करोड़ रुपए का, वो आज आ गया सर 23000 करोड़ रुपए। अच्छा, मतलब वो डबल से ज्यादा, डबल से भी ज्यादा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे हिंदुस्तान में लोगों में म्यूचुअल फंड को लेके अवेयरनेस बहुत तेजी से बढ़ी। सबको ये पता चला कि बैंक में पैसे रखने से या घर में पैसे रखने से वो कभी भी अप्रिशिएट नहीं होंगे। अगर आपको पैसे को बढ़ाना है, इन्फ्लेशन को क्रॉस कराना है, तो आपको उस पैसे को ऐसी जगह कहीं इन्वेस्ट करना होगा जो कि इन्फ्लेशन को बीट करने वाले रिटर्न्स प्रोवाइड करें। वो म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट, प्रॉपर्टी, गोल्ड, ये सब माने जाते हैं। क्योंकि इंटरेस्ट तो वैसे भी कम है, एफडी कर लो उसका इंटरेस्ट, हाँ 6.5%, 6.5%, और उसमें भी टैक्स देना है। खैर टैक्स तो अलग ही हो जाता है आजकल, वो किसी को नहीं समझ में आता। सट्टे में स्टॉक मार्केट में क्या डिफरेंस?
सट्टे में मतलब देखिए मुझे तो ऐसा लगता दोनों है ही जुआ है, एक तरीके दोनों से ही जुआ नहीं कहा जाएगा, एक प्रोफेशनल, एक सट्टा उसको कहा जाएगा जो कि स्टॉक मार्केट में सुबह कोई स्टॉक खरीदा और 2 घंटे बाद उसको बेच दिया, फिर कुछ और खरीदा, फिर बेच दिया, फिर बेचा, फिर खरीद लिया। वो क्या कर रहा है? डेली ट्रेड कर रहा है, मतलब उसमें वो कंटिन्यूसली मूवमेंट कर रहा है, मतलब वो सट्टा खेल रहा है। सट्टा खेलने वाले जितने भी लोग हैं, मतलब चाहे वो स्टॉक मार्केट में हो या कहीं पे भी हो, स्टॉक मार्केट में जो लोग डेली ट्रेडिंग करते हैं, वो मुझे नहीं लगता कि मेरे 17-18 साल के एक्सपीरियंस में कि वो अगर 21 दिन हमारा स्टॉक मार्केट है तो 21 दिन के स्टॉक मार्केट में से वो मान के चलिए कि 20 दिन वहां पैसे दे के जाएगा। अच्छा। लेकिन अगर इन्वेस्टर की बात करें तो इन्वेस्टर, जैसे मैं तो अपना खुद का एग्जांपल देता हूँ। मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए एक चीज फिक्स करी कि मुझे सिर्फ और सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक खरीदना है। अच्छा। मेरी बेटी जब 10 साल की थी तब मैं उसके लिए स्टॉक खरीद रहा था, तब से मैंने उसके स्टॉक खरीदे। 700-750 रुपए का मेरा करंट प्राइस उसका बाइंग का है। अच्छा। आज उसका भाव है 3,500 रुपए। मैं उसको क्यों होल्ड पे रखा हूं? क्योंकि मेरी बेटी की शादी होने में आज से करीबन 10 साल है। 10 साल में मुझे पता है कि इतने पैसे वो दे देगा कि मेरी बेटी की शादी मुकेश अंबानी जी करा देंगे, क्योंकि मैं उसमें 10 से 15 साल का होल्ड करके बैठा हूं। वो 700 रुपए की चीज 500 भी आ जाएगी तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ना, वो 5,000 हो जाएगी तब भी मुझे फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि मैं एज ए इन्वेस्टर हूं, मैं उसको इन्वेस्ट करता चल रहा हूं। तो मैंने जब हर रेट पे उसको खरीदा तो मेरी कॉस्ट ऑफ एवरेजिंग कम हो गई। ये दोनों में डिफरेंस है कि एक डेली रोज पैसे कमाने के लिए घर से निकलता है कि मैंने आज कंप्यूटर पे पैसे मैंने 1 लाख रुपए लगाए, इस 1 लाख रुपए पे बेट लगाई है मैंने, इस पे अगर मैंने 5,000 रुपए भी कमा लिए तो 5,000 रुपए मैं घर लेके चला जाऊंगा। पर जनरली होता क्या है स्टॉक मार्केट में, जब ग्रीड आती है, लालच जब आता है, वो व्यक्ति को डुबा देता है। स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने हैं तो अपने दिल दिमाग से ग्रीड को खत्म करना होगा। ये तो कैसे कैसे से मतलब संभव है? संभव ऐसे है कि अपने को देखिए, पेशेंस सबसे इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट में, कि पेशेंस आप रखें। हमारा यूथ सबसे ज्यादा म्यूचुअल फंड में और स्टॉक मार्केट में, ट्रेडिंग में आजकल ज्यादा आने लगा है। उनको क्या लगता है सभी को कि हम आज 1 लाख रुपए लगाएंगे, वो 1 लाख रुपए हमारे हो सकता है कि 6 महीने में डबल हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हो सकते हैं, पर जो शॉर्ट टर्म के गेन है वो आपको अंदर से कहीं ना कहीं लालची बना देते हैं। कि शॉर्ट टर्म में हमको ये मिला तो यार अगर मैंने 1 लाख रुपए के 2 लाख कर लिए तो क्यों ना मैं इस 2 लाख को लगा के 5 लाख कर लूं। तो दोनों की थॉट प्रोसेस में फर्क होगा। आपसे मैं वही कहूंगा कि अगर आप पैसे लगाते हैं, आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं, तो स्टॉक मार्केट में उतने ही पैसे लगाएं जितने पैसे डूबने का गम ना हो। अगर आप 5 साल का होराइजन रख सकते हैं, 5 साल 10 साल के ड्यूरेशन में रख सकते हैं, तो आंख बंद करके एक कैटेगरी के स्टॉक्स में, जिनको हम नवरत्न स्टॉक बोलते हैं, उनमें पैसे लगाएं। वो 10 साल में कई गुना हो जाते हैं। बस। तो कौन से आपके हिसाब से अभी ऐसे कौन कौन से है जिसके स्टॉक लेने चाहिए? अगर आप 5 सजेस्ट कर सकें। जैसे वो तो लेना ना लेना वो तो पब्लिक के ऊपर है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, वो आज भी लेना बनता है। टाटा मोटर है, वो आज भी लेना बनता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हमारे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बैंक, नेशनलाइज बैंक। रेलवे के कुछ स्टॉक्स हम ले सकते हैं, IRCTC हुआ। डिफेंस, हमारे हिंदुस्तान में डिफेंस पे गवर्नमेंट सबसे ज्यादा मजबूत है, तो डिफेंस के कुछ स्टॉक्स ले सकते हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरियां हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में हिंदुस्तान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो कुछ स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग के देख सकते हैं। ऐसे करके हम मैन्युफैक्चरिंग में, स्टॉक में, ऑटोमोबाइल में, एनर्जी में, ये सब मल्टीपल इंडस्ट्रीज हैं। अपने को जो समझ में आता है कि हाँ चलो टाटा मोटर की खूब गाड़ियां बिक रही हैं, हर महीने वो 1 लाख गाड़ियां बेच रहा है, तो अपने को लगता है कि हाँ टाटा मोटर बहुत अच्छा है, टाटा मोटर खरीद लिया। किसी को लगता है कि मुकेश अंबानी की कंपनी बहुत बड़ी है, बहुत अच्छी है, तो वो मुकेश अंबानी के शेयर खरीद लिए। वो सब कुछ डिपेंड करेगा अपने ऊपर और अपने होराइजन के ऊपर। हम ये रिकमेंडेशन देंगे कि हाँ ये नवलखा शेयर हैं, जो नवरत्न 50 कंपनी आती हैं, उसमें से ये स्टॉक्स आते हैं, उसमें से आप जो बड़ी कंपनी हैं उनके स्टॉक लेके रख लें। अपने पास कौन सी गाड़ी है? मैं तो हुंडई क्रेटा है। अच्छा, मजबूत गाड़ी रखी। तो मुझे ये बताइए, जैसे आपने बात करा कोविड की, जब आप बात कर रहे थे, फैमिली का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना उसके तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि
आपके साथ साथ 3-4 लोग और हैं जो सफर कर सकते थे उस टाइम पे, और घर से अगर ऐसी बात बोली जाए कि आप कीजिए, आपका जो मन है वो करिए, है ना, उसमें हमारा पूरा सपोर्ट है। ये वास्तव में बहुत बड़ी बात है, कोई नहीं बोलता, है ना। तो लव मैरिज करी आपने, अरेंज मैरिज हुई है? मेरी तो अरेंज मैरिज है। अच्छा, अरेंज मैरिज है, हाँ। बढ़िया। तो कैसा सपोर्ट है? आपने बताया तो सपोर्ट तो है, लेकिन इन्वॉल्व रहती है आपकी वाइफ? हाँ, मेरे साथ में हमारे जितने समाज सेवा की हाँ जी। एक्टिविटी होती हैं हम्म, हम्म, उसमें अगर हम 10 एक्टिविटी करते हैं तो 7-8 में वो हमारे साथ इन्वॉल्व रहती हैं हम्म, ग्राउंड पे। ओके। हाँ, क्योंकि जैसे आज का जो माहौल है, हिंदू मुस्लिम, है ना, एजुकेशन, है ना, खासकर मुस्लिम्स में ये देखा जाता है कि एजुकेशन लाइक बहुत इम्पोर्टेंट होनी चाहिए उनके लिए भी। और हम जरूर ये सवाल पूछते हैं, जैसे कि बुर्का को लेके सवाल होता है लोगों का, है ना, 3 तलाक को लेकर के सवाल होता है। तो अपना विचार अगर आप रखना चाहें, ठीक है, इन सब विषय में, तो आप बताइए। नहीं, देखिए, पर्दा तो हमारे, खैर इसमें पर्दा तो शुरू से ही ऊपर से चला आ रहा है, पुराने ज़माने से चला आ रहा है। पर्दा जो है, मैं उस चीज़ पे बिलीव रखता हूँ कि हाँ, पर्दा बिल्कुल होना चाहिए। पर अब क्योंकि हम नए थॉट प्रोसेस, नए ज़माने की दुनिया में हैं, तो काफ़ी सारे चेंजेस एजुकेशन होने के बाद में यंग जनरेशन, यंग लड़कियों में आने लगे हैं। पर्दा होना है तो फिर वो वैसा पर्दा होगा कि फिर वो अपने हस्बैंड के अलावा किसी और के सामने नहीं जाएंगे, वो पर्दा है। पर ऐसा ही पर्दा अपन, मतलब मैंने कभी वाइफ को इस चीज के लिए फोर्स नहीं किया कि भैया तुम पर्दे में रहो या ना रहो, जिसमें आपका कंफर्ट है आप उसमें रहो, वो मेरे लिए बेस्ट है। नहीं, ये सही बात है, क्योंकि एजुकेशन भी दर्शाता है ना कि आप कितने लाइक एजुकेटेड हैं, ये उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ये किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है, ये हर जगह चलता है। नहीं, मेरा तो ऐसा मानना है कि देखिए, जब मैं ये सब काम करने निकला बाहर, तो शुरू में हमको इस चीज पे काफी सारे सवाल पूछने को मिले कि ये तो मुस्लिम है तो मुस्लिम को सपोर्ट कर रहा होगा। गौरव को बोला गया कि तुम हिंदू हो तो सिर्फ हिंदू को ही सपोर्ट कर रहे हो, जब क्रिटिसिज्म मिलता है। हाँ, लेकिन हमारे दिमाग में देखिए एक चीज पहली बिल्कुल क्लियर है कि जब मानवता की बात आती है तो वो मजहब, धर्म, इन सब से कई गुना ऊपर है। मानवता अगर आपके अंदर है तो आप किसी भी मजहब के हो, किसी भी धर्म के हो, आप उनके लिए अवेलेबल रहोगे। और मैंने एक बहुत अच्छी चीज सीख ली कि इस जीवन में कि अगर कोई आपसे मदद की गुहार लगा रहा है तो वो किसी न किसी उम्मीद से आपके पास आया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अगर उम्मीद से अगर आपके पास आ रहा है तो उसकी उम्मीद पे आपको खरा उतरना है। करेक्ट। तो आने वाले समय में क्या सोचा है आपने अपने फाउंडेशन को लेकर के और अपने फ्यूचर को लेकर के? बेसिकली देखिए, हमने जैसे कोविड खत्म हुआ, फिर उसके बाद हमने KGN सोशल फाउंडेशन को बनाया। फिर सीएम साहब, मुख्यमंत्री साहब शिवराज सिंह चौहान साहब ने अनाउंस किया कि हम प्राइवेट लोगों को आंगनवाड़ियां गोद देंगे। तो हमको कोई एक प्रीमाइसेस चाहिए था जहां से हम अपना काम को कंटिन्यू कर सके, क्योंकि उस टाइम तक हम बच्चों के लिए कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करते थे जो अंडर प्रिविलेज किड्स हैं। तो हमने काफी सारी आंगनवाड़ियों पर रिसर्च की, कोई सी लोकेशन हमको पसंद आती नहीं आती। फिर हमने काफी सारी रिसर्च करने के बाद में हम वल्लभ भवन के सामने वल्लभ नगर में एक ही प्रीमाइसेस में 3 आंगनवाड़ी केंद्र हैं, उसको हमने गोद लिया। वहां हमने लोगों को अपने साथ मोटिवेट करने के लिए ऐसे जोड़ा कि अगर आप बच्चों का बर्थडे मनाना चाहते हैं, आप अपनी एनिवर्सरी मनाना चाहते हैं, पुण्यतिथि मनाना चाहते हैं, तो हमारे पास 60-70 बच्चे हैं। उन बच्चों के साथ में आप ये सेलिब्रेशन करिए, क्योंकि उन बच्चों के साथ सेलिब्रेशन करने कोई नहीं आया था आज तक। तो हमने वहां से उस आंगनवाड़ी को रन करके और ये धीरे धीरे वहां से वो चीजें शुरू की। हमने उन बच्चों के लिए काम करना ऐसे शुरू किया कि हमने उन बच्चों को पहले खेप में हमने उन बच्चों को स्कूल बैग, ड्रेस, ताकि वो स्कूल के फॉर्मेट में आए, कि जैसे हम आंगनवाड़ी आ रहे हैं तो हमको ऐसा लगे कि हम स्कूल में आ रहे हैं। फिर धीरे धीरे हमको लोगों का सपोर्ट मिलता चला गया। मैं क्योंकि इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में हूँ तो मेरे पास में बहुत सारे मेरे इन्वेस्टर्स थे जो मेरी खबरें पेपरों में या हम उनको कुछ पोस्ट शेयर करते थे तो वो उससे काफी प्रभावित हुए। तो किसी ने हमको कहा कि तुम अगर इसको प्ले स्कूल बनाना चाहते हो तो हम फर्नीचर सेटअप भी आपके लिए अरेंज करा देंगे। तो हमारी उनसे बात हुई, हमने फर्नीचर अरेंज किया। पिछले साल 26 जनवरी को हमने उसका इनॉग्रेशन किया। अब वो फुल फ्लैश
प्ले स्कूल मॉडल में तब्दील हो गया है। Okay. जो भोपाल का पहला केंद्र है वो शायद मध्य प्रदेश का दूसरा या तीसरा केंद्र है। Okay. तो उसमें पूरा फर्नीचर सेटअप प्ले स्कूल थीम पे लगाया गया है। पेंट भी सारे वैसे ही किए गए हैं। एलईडी स्क्रीन पे कंटेंट भी वही पढ़ाया जा रहा है। ये ऐसा सब कुछ ताकि हम उन बच्चों को कुछ एजुकेशन दे पाए, कुछ अवेयरनेस दे पाए। क्योंकि जब हमने उस आंगनवाड़ी को अडॉप्ट करने जब हम गए थे तो वहां लोग बैठ के जुआ ही खेल रहे थे, दारू पीते थे, कचरे का ढेर लगा हुआ था। वहां से हम उसको ऊपर लेके आए। हमने उनके माँ बाप को समझाया कि देखिए हम यहाँ जो कुछ करेंगे वो सिर्फ आपके बच्चों के लिए करेंगे, आप लोगों के लिए करेंगे। तो हमने उन बच्चों के लिए जब पहली एक्टिविटी की, पहली बार जब हमारा 15 अगस्त आया तो हमने उसमें एक IAS अधिकारी हैं उनको हमने इनवाइट किया। वो आए, फिर उन्होंने बच्चों को मोटिवेट किया, हमने बच्चों के लिए कल्चरल एक्टिविटी की। ऐसे करके हमारे साथ में वहाँ बच्चों की रेंज जो है वो आज करीबन 100 के ऊपर निकल गई। वो स्लम के बच्चे, क्योंकि उस एरिया के अंदर करीबन 17-18 आंगनवाड़ियाँ हैं और उस 17-18 आंगनवाड़ियों में सबसे ज़्यादा बच्चों का रुझान हमारी आंगनवाड़ी पे, क्योंकि वहाँ झूले से लेके सब कुछ हमने लगवा दिया और वो पूरा प्ले स्कूल में बन गया। फेस्टिवल्स की अगर बात करें तो फेस्टिवल हम हर त्योहार को अलग अलग तरीके से मनाते हैं इन अंडर प्रिविलेज किड्स के लिए। क्रूज पे अगर अंडर प्रिविलेज किड्स को अगर कोई लेके गया है आज तक तो पहले हम ही थे। अच्छा। और आखिरी भी हम ही, क्योंकि क्रूज बंद हो गया। तो हम दिवाली का जो ड्राइव करते हैं वो दिवाली की ड्राइव हम क्रूज पे ले जाके करते हैं। अच्छा। जिसमें हम उन बच्चों को वेरीफाई करते हैं जिनके माता पिता नहीं हैं या जिनमें दोनों में से कोई एक नहीं है, या कोई ऐसी स्थिति में है कि नए कपड़े भी नहीं खरीद सकता, पटाखे नहीं खरीद सकता, मिठाई नहीं खरीद सकता, तो उनको हम क्रूज पे ले जाते थे। वहीं उनको नए कपड़े, नाश्ता, ये सब हम देते थे। हमारा जो आगे का विजन है, हम यही चाहेंगे कि हम बच्चे जो अंडर प्रिविलेज किड्स हैं उनके लिए हम मल्टीपल चीज़ें करें जिससे कि वो बच्चे मोटिवेट हों। हम आंगनवाड़ी पे ज़्यादा से ज़्यादा अधिकारियों को इसलिए बुलाते हैं क्योंकि हर बच्चे का सपना होता है IAS या IPS जैसा कुछ बनना। राइट। तो उनको देख के उनको काफ़ी सारे मोटिवेशन मिलते हैं। उनमें से अगर 5 बच्चे भी कुछ ऐसे बन गए तो हमारा काम सफल हो गया कि हमने उनके लिए जो किया था वो बहुत कुछ हुआ। हम रहें या ना रहें, लेकिन वो बच्चे अगर इस लायक बन गए तो हमारे लिए इससे बड़ी कोई दौलत नहीं होगी। और हम अपनी टीम के साथ जरूर आएंगे बिल्कुल देखने के लिए। बिल्कुल। और सर देखिए, काफ़ी बढ़िया बातें आपने बताई है ना। जो आप काम कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं है ना। और सबसे बड़ा धर्म होता है यही कि आप लोगों की सेवा करें, निस्वार्थ सेवा करें। लेकिन क्या होता है ना कि जब सोशल एक्टिविस्ट बनता है ना तो धीरे धीरे जब समय आगे बढ़ता है तो उसका थॉट पॉलिटिक्स की तरफ ज़्यादा जाता है। ये हमने देखा है, अन्ना हजारे का जो अनशन था उससे कुछ निकले हैं लोग जो कुर्सी पे बैठे हुए हैं। तो ऐसा थॉट है कभी कर लेते हैं पॉलिटिक्स? हमारी जो 8 फाउंडर मेंबर हैं, 8 में से किसी का भी ऐसा कोई विजन नहीं है, ऐसी कोई थॉट प्रोसेस नहीं। इसीलिए हम अपनी किसी भी एक्टिविटी में, अगर आप हमारा इंस्टाग्राम पेज देखें या फेसबुक का पेज देखें, तो उनमें किसी में भी कहीं पे भी आज तक किसी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट को हमने आगे रखा ही नहीं। क्योंकि हम इन चीजों से दूर हैं। हमारे लिए मानवता सबसे इम्पोर्टेंट है। वो मानवता जो है वो एक ऐसी चीज है, जब आप अगर इन सब चीजों की तरफ चले गए तो आपके दिमाग से मानवता हट जाएगी, फिर कुछ और ही चलेगा। राइट। तो हमारे दिमाग में बिल्कुल विजन क्लियर है कि हम सिर्फ और सिर्फ मानवता के लिए काम करेंगे। जब तक ऊपर वाले ने हिम्मत दी है तब तक हम इस काम को लगातार करते रहेंगे। लोग हमारे साथ लगातार जुड़ते जा रहे हैं। और मैं तो सिर्फ एक ही आखिरी मैसेज दूंगा लोगों को कि निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करें। अगर अपने बस में है और ऊपर वाले ने आपको टेबल के उस तरफ रखा है, राइट, जहां आप किसी के लिए कुछ कर सकते हैं, करेक्ट है, तो बिना सोचे समझे करें। उसके फल की चिंता बिल्कुल मत करें, क्योंकि फल देने का काम सिर्फ ऊपर वाले का है। राइट। हमारा काम है सिर्फ कर्म करना। कर्म हम अच्छे करेंगे तो हमारे को फल भी अच्छा मिलेगा, कर्म हम बुरे करेंगे तो हमारे को फल भी बुरा मिलेगा। और आजकल यहाँ से ऊपर जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ दुनिया में मिल जाता है। यही भुगतना है। और एक यूथ के लिए कोई छोटा सा मैसेज? हाँ, मैं यूथ को तो बस यही मैसेज देना चाहूंगा कि अपने आप को ऐसी चीजों में जरूर इन्वॉल्व करें जहां से आपको किसी की ब्लेसिंग्स मिल सकें, जहां पे आप किसी के काम आ पाए। और मतलब हमने तो काफी सारी चीजें अभी इस चीज में नोट की कि हमारे साथ में काफी सारे यूथ हमारे साथ में इस काम में जुड़े हैं, जो हमारी हर एक्टिविटी में बढ़ चढ़ के हमारे साथ आते हैं।
तो मैं सभी हमारे देश की, क्योंकि मैक्सिमम पॉपुलेशन युवाओं की तरफ जा रही है, तो मैं सबको यही मैसेज दूंगा कि इंसानियत को सबसे ऊपर रखें, किसी जात धर्म या इन सब चीज़ों से बाहर निकलें। सोशल मीडिया पे जो दिखता है वो ज़रूरी नहीं कि 100% सच हो। थैंक यू। तो सर जो काम कर रहे हैं वो काफ़ी बढ़िया काम है, और हम जैसे लोगों के मतलब कि सीखने के लिए भी बहुत कुछ है इससे, कि हम ऐसा नहीं है कि आप जाकर के 100 लोगों की मदद कीजिए 200 लोगों की 300, आपके पास जितना है उससे एक छोटा सा आप निकालें हिस्सा, और लोगों तक अगर आप दे सकते हैं तो आप बिल्कुल पहुंचाएं और लोगों की मदद करें। और सर का जो इंस्टाग्राम आईडी है और काम की जो डिटेल है, वर्क डिटेल, वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप चेक कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं सर, और आप ग्रोथ करें, और भी आपका जो KGN फाउंडेशन है, सोशल फाउंडेशन, वो और बड़ा हो और इंडिया लेवल पे आप जाएं, थैंक यू, है ना। थैंक यू सो मच सर।